वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ डायमेंशन एनालिसिस। उसमें हमने पढ़ा था किसी फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, ओके। और फिर डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट यूज़ पढ़ा था। फर्स्ट यूज़ क्या था? डायमेंशन एनालिसिस को हम यूज़ करके किसी भी फिजिकल रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फाइंड किए थे उस इक्वेशन के, और राइट हैंड साइड के। अगर दोनों के डायमेंशन सेम आते हैं तो वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट होगा। वो था फर्स्ट यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। और मैंने कहा था सेकंड और थर्ड यूज़ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो सेकंड यूज़ होता है डायमेंशन एनालिसिस का, टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी बाय नोइंग द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। सो डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके हम फिजिक्स का कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। बस हमको इतना पता होना चाहिए जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर वो हमें पता चल गया तो हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करेगा या किस पे डिपेंड कर सकता है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक सिंपल आप धागे से एक छोटे से मास को बांध दो और उसको सीलिंग के साथ आप अटैच कर दो, ये आपका होता है सिंपल पेंडुलम। इसको जब हम यहाँ से पकड़ के अगर मैं इसको खींचूँ और यहाँ से छोड़ दूँ, ठीक है, इस पोजीशन से इसको मैं अगर छोड़ दूँ तो क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करना वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, है ना, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। ये पूरा आप डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इसके टाइम पीरियड के लिए क्या फार्मूला डिराइव करना है। टाइम पीरियड क्या होगा, द टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। वन साइकिल इसका हो जाएगा, अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से जाने में और यहाँ से वापस आने में, ये इसका वन साइकिल। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से इधर जाएगा, वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, यहाँ पे जब वापस पहुंचेगा, ठीक है, वो एक कंप्लीट साइकिल। सो टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन साइकिल, वो उसका टाइम पीरियड हो जाता है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हमें क्या देखना है कि ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड कर सकता है। देखो पेंडुलम की जो ये लेंथ है इस पे डिपेंड कर सकता है। ये जो बॉब हमने यहाँ पे इसके साथ अटैच किया हुआ है इसको बॉब बोलते हैं। ये छोटा सा मास होगा, ठीक है, बॉल की तरह होगा, इसको बॉब बोलते हैं। इसके मास पे डिपेंड कर सकता है और किस पे डिपेंड कर सकता है। अब इसको कौन सी फोर्स झुला रही है, ऐसे नीचे से कोई फोर्स लग रही है ना, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर सकता है। सो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड कर सकता है। ये आपको खुद गेस करने होंगे या तो क्वेश्चन में गिवन होंगे। मैक्सिमम टाइम्स जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे। एग्जामिनेशन में वो फैक्टर मैक्सिमम टाइम आपको गिवन होते हैं। अगर गिवन नहीं भी हुए तो आप उनको क्या कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। खुद आपको फिर अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक तो लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, इसका मास होगा, मास की वजह से भी ये झूल रहा है, तो इस पे भी डिपेंड कर सकता है कितना टाइम लगेगा। और इसको झुला कौन रहा है, ऐसे इसको ऑसिलेट कौन करवा रहा है, कौन सी फोर्स लग रही है इस पे। हमने तो यहाँ से छोड़ा था, सिर्फ हमने कोई फोर्स नहीं लगाई थी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऑसिलेट हो रहा है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर सकता है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सो इन तीनों पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। सो हम लेट कर लेंगे जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू एल के प्रोपोर्शनल होगा। अब एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी हो सकता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी हो सकता है, एल के स्केयर के प्रोपोर्शन हो सकता है और एल के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी हो सकता है। इसका मतलब पावर यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने पावर मान ली इसकी ए, ठीक है। इसी ए की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि एल पे ये कैसे, हमें पता तो चल गया डिपेंड कर सकता है। ये कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा, इन्वर्सली। सपोज यहाँ ए की वैल्यू 1 आई तो टी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। अगर ए की वैल्यू 2 आई तो एल स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर ए की वैल्यू यहाँ पे -1 आई, -1 का मतलब 1/L, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा उस केस में। अगर ए की वैल्यू -2 आई तो एल स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। एल -2 को कैसे लिख सकते हैं, 1/L स्केयर। सो एल स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा देन, ठीक है। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड कर सकता है। सो मास इसकी पावर मान लेते हैं b। और किस पे डिपेंड कर सकता है, इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी पावर मान लेते हैं g। सो इन 3 फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर सकता है। इन तीनों को क्लब कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, सो t डिपेंड्स अपॉन l रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b, g रेज टू पावर c। अब कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं k।
L रेज टू पावर A, M रेज टू पावर B, G रेज टू पावर C। अब कुछ नहीं करना है, इन सबके डायमेंशन यहाँ पे पुट करने हैं। और किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन कैसे फाइंड करने वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। यह है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, सिर्फ T आएगा, T रेज टू पावर 1, और M और L इसके 0 होंगे। सो M रेज टू पावर 0, L रेज टू पावर 0 एंड T रेज टू पावर 1। ये इसके डायमेंशन आ गए टाइम पीरियड के। K तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते, इसको ऐसे ही लिखो, ठीक है। सो L के डायमेंशन, L क्या है यहाँ पे, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन को L से ही डिनोट करते हैं, डिस्टेंस के डायमेंशन को। सो यहाँ पे आ जाएगा L रेज टू पावर A, ठीक है। मास, मास का डायमेंशन को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सो कैपिटल M रेज टू पावर B। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमने फाइंड भी किया था। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मीटर मीन्स डिस्टेंस, सो L1, और टाइम का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा तो T रेज टू पावर -2, सो L1T -2। सो इसका आ जाएगा L1T -2, और इस G पे पावर कितनी है, पूरी पावर है C, होल पावर C। हमने कुछ नहीं किया, हर एक क्वांटिटी का यहाँ पे डायमेंशन पुट कर दिया, विच इंप्लाइज दैट M रेज टू पावर 0, हमें A B C की वैल्यू बस निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा टाइम पीरियड का, T रेज टू पावर 1। अब C को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा K L रेज टू पावर A, M रेज टू पावर B, C पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो L, C 1 C, सो L की पावर C -2C, सो T रेज टू पावर -2C। अब यहाँ पे L 2 बार है तो बेस सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। सो वी कैन राइट इट एज M0 L0 T1 इज इक्वल टू K टाइम्स L रेज टू पावर A प्लस C, पावर ऐड हो गया, बेस सेम पावर ऐड, M रेज टू पावर B एंड T रेज टू पावर -2C। अब हम करेंगे पावर्स को कंपेयर, कंपेयरिंग द पावर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है। अब ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनकी पावर सेम होंगी, ठीक है। अब यहाँ M की पावर क्या है, देखो B है, और यहाँ M की पावर 0 है, इट मीन्स B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। यहाँ पे L की पावर है A प्लस C, और L की पावर है 0, सो A प्लस C भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। और T की पावर है -2C, और यहाँ पे T की पावर है 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट B की वैल्यू तो आपकी आ गई 0। यहाँ से आप C की वैल्यू निकालो, C की वैल्यू हो जाएगी -2, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -1/2। सो C की वैल्यू भी मिल गई आपको, B की वैल्यू भी मिल गई। अब A की वैल्यू निकालनी है, वो इस इक्वेशन से निकलेगी। यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दो, C की वैल्यू हमारे पास आ गई ना -1/2, सो A -1/2 इज इक्वल टू 0। C की वैल्यू पुट की, ठीक है। -1/2 इधर शिफ्ट होगा +1/2, सो A की वैल्यू आपके पास आ गई +1/2। अब ABC की वैल्यू आ गई, यही तो हमें फाइंड करना था। अब ये सारी वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट विल बिकम, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू किसके इक्वल था, K टाइम्स L रेज टू पावर A, और A की वैल्यू कितनी आई 1/2, ओके। M रेज टू पावर B, B की पावर कितनी आई 0, ठीक है। 0 का मतलब एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है 1, सो ये फैक्टर तो 1 हो जाएगा, मतलब ये वैनिश हो जाएगा यहाँ से। इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, कि टाइम पीरियड पेंडुलम का जो वो मास पे डिपेंड, मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हमने तो गैस किया था ना कि हो सकता है कि मास पे डिपेंड करे, बट यहाँ पे M की जो पावर थी वो 0 आ गई, इट मीन्स मास पे वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, G रेज टू पावर C, G रेज टू पावर C, और C की पावर क्या है -1/2, सो ये तो 1 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो, यू विल गेट T इज इक्वल टू K टाइम्स L रेज टू पावर 1/2 और G रेज टू पावर -1/2, और ये डिनोमिनेटर में जब आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों पे पावर क्या है 1/2 1/2, 1/2 पावर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, x रेज टू पावर 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट का मीनिंग यही होता है कि पावर 1/2 है, मतलब इन दोनों पे स्क्वायर रूट है। सो T विल बी इक्वल टू K टाइम्स स्क्वायर रूट आ जाएगा दोनों पे L/G, ठीक है। स्क्वायर रूट का वही मीनिंग होता है जो पावर 1/2 का होता है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड फार्मूला। तो हमने फार्मूला डिराइव कर लिया किसका, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल टू K स्क्वायर रूट ऑफ L/G। लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे देखो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, और लेंथ के डायरेक्टली, मतलब जितनी पेंडुलम की लेंथ ज़्यादा होगी उतना उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, और जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना टाइम पीरियड कम होगा। अब इस K की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस K की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हम डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। यही तो एक लिमिटेशन है किसकी, डायमेंशन एनालिसिस की। लास्ट में हम डायमेंशन एनालिसिस के हम यूजेस पढ़ रहे हैं अभी, लास्ट में हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। और लिमिटेशन में फर्स्ट लिमिटेशन यही आएगी कि डायमेंशन एनालिसिस से हम कोई फार्मूला तो डिराइव कर सकते हैं, बट उस फार्मूले में जो कांस्टेंट आएगा उसकी क्या वैल्यू होगी वो हम फाइंड नहीं कर सकते। एक्चुअल में इस कांस्टेंट की वैल्यू 2π होती है, T इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ L/G। एक्चुअल फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो अब K की वैल्यू 2π होती है, ये हम डायमेंशन फार्मूले से डायमेंशंस को यूज करके फाइंड नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एसएचएम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये अभी आपको पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है, ये आप आगे चल के पढ़ोगे, लेकिन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे एसएचएम क्या होता है, ठीक है। विच पॉसिबली डिपेंड्स अपॉन, अब यहाँ पे फैक्टर आपको पहले से दिए हुए हैं कि किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है। आपको एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, एक पार्टिकल की कितनी एनर्जी होगी अगर वो एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और ये भी दिया हुआ है कि वो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। सो जिन जिन फैक्टर, मास को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओके, सो हमें फैक्टर्स पहले से गिवन है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी हो गया, ठीक है। सो हम पहले क्या करेंगे, लेट जिन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a, energy will be proportional to a raised to power b and energy will be proportional to omega raised to power c। इन्हीं तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इनको क्लब कर दो। सो एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विल बी प्रोपोर्शनल टू m raised to power a raised to power b and omega raised to power c। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मान लेते हैं k, m raised to power a raised to power b and omega raised to power c। अब डायमेंशन डालने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या, एनर्जी। सो एनर्जी के डायमेंशन हमने फाइंड किए थे, एनर्जी और वर्क के सेम आए थे, है ना। एनर्जी का डायमेंशन हमने फाइंड किया था, ये वाला फार्मूला यूज़ किया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करके 1/2 mv²। तो इसकी यूनिट हो जाएगी, एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी है तो एक तरह की एनर्जी है ना। सो इसकी यूनिट हो जाएगी, देखो kg, और इसकी यूनिट वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, बट वेलोसिटी पे स्केयर है तो मीटर पर सेकंड पे भी स्केयर आएगा, मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर। ये यूनिट होती है किसकी, वर्क की भी यही यूनिट होती है और एनर्जी की भी यही यूनिट होती है, और इसी यूनिट को हम जूल बोलते हैं। फिर इसको नाम क्या दिया, इस यूनिट को जूल, ठीक है। अब यहाँ से डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, केजी मीन्स मास तो m1, मीटर मीन्स लेंथ सो L2, पर सेकंड स्केयर टाइम तो t रेज़ टू पावर -2, ठीक है। एनर्जी की, तो एनर्जी और फोर्स के डायमेंशन तो आप मेमोराइज कर लो, ये बहुत यूज़ होने वाले हैं। फोर्स के होते हैं m1 L1 t-1 और t-2 सॉरी, m1 L1 t-2 और एनर्जी के m1 L2 t-2। सो एनर्जी के डायमेंशन यहाँ पे पुट कर दिए, m1 L2 t-2 इज इक्वल टू, के तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, m के डायमेंशन, m सिर्फ मास ही है तो मास का डायमेंशन m1 आएगा सिर्फ, तो m ही आएगा, तो ऊपर इसकी पावर है a एज इट इज। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एक लेंथ होती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड होता है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना कोई चीज़, तो वो मैक्सिमम जो उसका डिस्टेंस होता है ना मीन पोजीशन से, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आप इतना याद रखोगे, एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन सिर्फ l आएगा, सो l रेज़ टू पावर b। ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है कि कितना उसने एंगल डिस्क्राइब किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया। अब एंगल के डायमेंशन तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं हम, तो सिर्फ टाइम के, सो 1/t t ऊपर आएगा तो t रेज़ टू पावर -1। सो एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन भी याद रख लो, t रेज़ टू पावर -1, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का आ जाएगा t रेज़ टू पावर -1 और c पहले से है तो -1 इंटू c क्या हो जाएगा, -c, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे पावर्स को, कंपेयरिंग, वहाँ से ABC की वैल्यू मिल जाएगी, कंपेयरिंग द पावर्स। सो यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर a है, सो a विल बी इक्वल टू 1, l की पावर b है, l की पावर 2 है, सो b विल बी इक्वल टू 2, t की पावर -c है और यहाँ पे t की पावर -2 है, माइनस माइनस कैंसिल, c विल बी इक्वल टू 2। सो c की वैल्यू 2 आ गई आपके पास, b की वैल्यू भी 2 और a की वैल्यू भी 1। देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, इस इक्वेशन में पुट कर दो, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स एनर्जी विल बी इक्वल टू k m रेज़ टू पावर a की पावर 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं पावर में, ठीक है। एम्पलीट्यूड रेज़ टू पावर b और b की पावर कितनी है 2 और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रेज़ टू पावर c और c की वैल्यू कितनी है 2। सो हमने फार्मूला डिराइव कर लिया, द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। आपको पता भी नहीं था एसएचएम होता क्या है, बट डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके उस पार्टिकल की कितनी एनर्जी होगी जो एसएचएम कर रहा हो, एसएचएम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, ऑसिलेशंस जो कर रहा हो, ठीक है, तो उसकी एनर्जी होती है इसकी। ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये हम डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते, पहले भी बताया, इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा डायमेंशन एनालिसिस पे, ये पता चल जाएगा कि एनर्जी जो सिंपल एनर्जी जो होगी पार्टिकल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास है, मतलब मास अगर डबल करोगे तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इट मीन्स एम्पलीट्यूड अगर डबल करोगे तो एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी के भी स्केयर के प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की 2 टाइम्स हो जाएगी तो उसकी एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, 2 के स्केयर के टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि स्केयर के साथ प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज योर सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन एनालिसिस की, वी कैन डिराइव एनी रिलेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी बाय नोइंग द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स।
एग्जाम्पल थर्ड, एक एग्जाम्पल और करते हैं। आपको सपोज फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। किसके लिए? फोर्स के लिए। आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और आपको पता है कि मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम रेज टू पावर ए एंड एफ इज प्रोपोर्शन टू ए रेज टू पावर बी, ठीक है, ए रेज टू पावर बी। इस ए से और इस ए से कन्फ्यूज नहीं होना, ये वाला ए अलग है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। दोनों को कंबाइन किया तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m रेज टू पावर a एंड a रेज टू पावर b। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा k m रेज टू पावर a रेज टू पावर b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, डायमेंशन एनालिसिस पुट करो, ठीक है। डायमेंशंस, फोर्स के डायमेंशंस अभी बताया था m1 l1 t-2 k, ऐसे ही m का डायमेंशन m1 ही आएगा, सो m रेज टू पावर a। एक्सेलरेशन का डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो l1 t-2 l1 t-2 ऑल होल रेज टू पावर क्या आ जाएगा b, which implies that m1 l1 t-2 will be equal to k m raised to power a, l पे आएगा b, है ना, l की पावर 1 है, b वन ज़ा b, सो l की पावर b, t रेज टू पावर -2 इंटू b इज -2b। अब कंपेयर करो पावर्स को तो a की वैल्यू आ जाएगी, देखो m की पावर यहाँ 1 है, यहाँ a है, सो a विल बी इक्वल टू 1, l की पावर यहाँ b है, यहाँ 1 है, सो b आल्सो इक्वल टू 1 एंड -2b इज इक्वल टू -2b, t की पावर यहाँ -2b है इज इक्वल टू -2, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा, सो b विल बी इक्वल टू -2 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2/2 इज 1, तो b की वैल्यू यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, ठीक है। सो a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1, पुट कर दो इसमें। सो देयरफॉर f इज इक्वल टू k टाइम्स m रेज टू पावर 1 एंड a रेज टू पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, देखो वही फॉर्मूला आया, k इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस k की वैल्यू क्या है वो हम नहीं बता सकते, ठीक है, बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते, बट हमें पता है एसआई सिस्टम में इस k की वैल्यू 1 हो जाती है और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। थर्ड यूज डायमेंशन एनालिसिस का होता है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट इज एफपीएस सिस्टम, सेकंड इज सीजीएस सिस्टम एंड थर्ड इज एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एफपीएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को पाउंड्स में और टाइम को सेकंड में। सिमिलरली सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर, देखो ये फुल फॉर्म से फुट, पाउंड, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सो लेंथ को इसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं इस सिस्टम में, मास को ग्राम्स में एंड टाइम को सेकंड में। सिमिलरली एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर्स में और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। सो ये डिफरेंट सिस्टम है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम यूज़ होते थे पहले। फिर क्या किया, जो स्टैंडर्ड ब्यूरो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, जिसको एसआई बोलते हैं, ठीक है, उसने बोला कि एक ही सिस्टम चलेगा पूरी कंट्री में, उस सिस्टम को नाम दिया एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम में बोला उसने एमकेएस सिस्टम को अपनाया। किस सिस्टम को अपनाया? एमकेएस को, और उसको बोला एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में लेंथ हो जाएगी मीटर में, मास हो जाएगा केजी में और टाइम हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। और ये जो एमकेएस है इसको अब हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, और यही ज़्यादातर कंट्रीज़ में आजकल यूज़ होता है, ठीक है। सो ये 3 सिस्टम है। सपोज अब इस सिस्टम में आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, एफपीएस सिस्टम में उसकी वैल्यू दी हुई है, उसको अगर कन्वर्ट करना हो एफपीएस से सीजीएस में या एफपीएस में एसआई में, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, वो हम देखने जा रहे हैं। सो थर्ड यूज आ गया टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में दी है, उसकी वैल्यू सपोज एसआई सिस्टम में दी है, उसको सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या सीजीएस में दी है उसको एसआई में कैसे करेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है। सपोज आपके पास एक नंबर है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक यूनिट में उसकी वैल्यू है n1, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पहले नंबर लिखते हैं उसकी वैल्यू, फिर उसकी यूनिट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फोर्स लिखनी है 5 न्यूटन फोर्स, तो कैसे लिखोगे? 5 न्यूटन। पहले लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड दैट इज नंबर, और फिर लिखते हैं उसकी यूनिट। यूनिट यहाँ पे क्या है? न्यूटन। अब किसी का मास लिखना है सपोज 5 kg, तो कैसे लिखोगे? 5 kg। पहले लिखते हैं नंबर, उसका मैग्नीट्यूड, फिर लिखते हैं यूनिट, केजी। यूनिट भी लिखना ज़रूरी होता है। अगर किसी ने बोला कि उसका मास 5 है, अब ये तो आधी इन्फॉर्मेशन हुई। 5 क्या? 5 ग्राम्स है, 5 पाउंड्स है, 5 केजी है, तो यूनिट लिखना भी ज़रूरी होता है। सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका नंबर है n1, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है n1, और उसकी यूनिट है u1, और उसको आपको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे सिस्टम में। अब दूसरे सिस्टम में जो भी उसकी वैल्यू आएगी, देखो उसका वैल्यू चेंज होगी, लेकिन दोनों का वैल्यू और यूनिट चेंज हो जाएगी, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। सपोज मैं कहता हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ना 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? मीटर
एक यूनिट है किसकी, डिस्टेंस की, और सेंटीमीटर भी एक यूनिट है डिस्टेंस की। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हो गया कि सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है और मीटर एक बड़ी यूनिट है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो दोनों इक्वल। अब बोलोगे इक्वल कैसे, यहाँ अगर मैं ऐसे लिखता 1 = 100, क्या ये इक्वल होते, नो, 100 के इक्वल हो नहीं सकता। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि 1 = 100, ठीक है, ये तो इक्वल हो नहीं सकते। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर का ये मीनिंग हो गया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो हम इसको जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, N1U1 = N2U2, ठीक है। ये आपका आ गया नंबर 1, जो यहाँ पे मैंने 1 यूज़ किया है, 1 मीटर = 100, इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। 1 यहाँ पे N1 है, U1 पहले इस सिस्टम में जो यूनिट होगी, पहले सिस्टम में यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। N2 जो दूसरे सिस्टम में उसकी वैल्यू है वो कितनी है, 100, और दूसरे सिस्टम की जो यूनिट है U2, होंगे ये दोनों इक्वली, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायमेंशन का यूज़ करेंगे। यूनिट्स को हटा के उनकी जगह डायमेंशन लिखेंगे, यूनिट्स को हटा के उनकी जगह क्या लिखेंगे, डायमेंशन, बिकॉज यूनिट्स डिफरेंट हो सकती हैं। डायमेंशन का यही तो फायदा है, डायमेंशन कभी डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब देख लो इन सभी सिस्टम्स में अगर आप डायमेंशन निकालो तो डायमेंशन तो सेम आएंगे ना। देखो फुट है क्या है, तो डिस्टेंस ही है ना, तो इसका डायमेंशन हमेशा L1 आएगा। सेंटीमीटर भी क्या है, डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, L1। मीटर भी क्या है, डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, L1। देखो ये यूनिट डिफरेंट थी बट इनका डायमेंशन सेम है। यूनिट थी फुट, सेंटीमीटर, मीटर, बट डायमेंशन यहाँ भी L1 आएगा, यहाँ भी L1 आएगा, यहाँ भी L1 आएगा। सिमिलरली मास में देख लो, यहाँ मास पाउंड्स में है बट अगर इसका मैं डायमेंशन लिखूँ तो M ही आएगा, इसका डायमेंशन लिखूँ तो M ही आएगा, इसका डायमेंशन लिखूँ तो M ही आएगा। सो चेंज नहीं होगा। टाइम तो होता ही सेम है, तो T, तो डायमेंशन चेंज नहीं होता, इसलिए हम यूनिट्स को डायमेंशन में लिखेंगे यहाँ पे। सो यूनिट्स की जगह डायमेंशन लिख दो। सो N1, सपोज इस यूनिट्स में उसके डायमेंशन हो जाएंगे M1, लेट कर लेते हैं M1, L1 एंड T1, और कुछ पावर्स भी होंगी, पावर्स मान लेते हैं A, B, C। सिमिलरली = N2, यहाँ पे भी कुछ डायमेंशंस होंगे, ठीक है, वो उन डायमेंशन को मान लेते हैं M2, L2, T2, बट जो पावर्स होंगी वो सेम होगी, अभी बताया, ठीक है, पावर सेम होंगी। सो यहाँ पावर्स आएंगी A, B, C ही आएगा, ठीक है। ये डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि M1 की मास की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट हो सकती है बट उसकी जो पावर आएगी वो सेम आएगी। वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, देखो वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 मीटर, यहाँ पे क्या है 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन डालूँ इसके तो डायमेंशन की पावर सेम आएगी, डायमेंशन की पावर सेम आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें निकालनी है N2 की वैल्यू, क्योंकि एक सिस्टम में आपको वैल्यू गिवन होगी और दूसरे में कन्वर्ट करना है। ये वैल्यू तो आपको गिवन होगी, तो आपको फाइंड करना है N2। सो यहाँ से N2 क्या हो जाएगा, N2 विल बी इक्वल टू, इन सबको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। N2 विल बी इक्वल टू N1 इंटू M1 के साथ M2 डिवाइड हो जाएगा। देखो ऐसे लिख सकता हूँ M1/M2, दोनों के ऊपर पावर A थी तो होल रेज़ टू पावर A लिख दिया। सिमिलरली L2 भी इधर आके डिवाइड होगा, इसको मैंने L1 से डिवाइड कर दिया, L1 डिवाइडेड बाई L2 होल रेज़ टू पावर, दोनों के ऊपर पावर B थी तो होल रेज़ टू पावर B करके लिख दिया, इंटू T1, और ये T2 को भी इधर शिफ्ट किया तो T1 के साथ डिवाइड हो गया अपॉन T2, और इन दोनों के ऊपर पावर थी C। सो ये फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। हमें N2 की वैल्यू निकालनी थी ना, इस सिस्टम में से इस सिस्टम में कन्वर्ट करना था, मतलब N2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो N2 की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। ये फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डाइन्स। अब डाइन्स आपको पता नहीं होगा डाइन्स क्या होता है। जैसे SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट हमने कैसे निकाली थी, फॉर्मूले से F = M में फोर्स की यूनिट हो जाएगी, मास की जगह आएगा kg, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती है एक्चुअल में फोर्स की यूनिट, इसको बस नाम दिया था क्या, न्यूटन। SI यूनिट है ये SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट ये होती है। अगर मैं बात करूँ CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में यूनिट तो ये रहेगी, बस ये चेंज हो जाएंगे kg, क्योंकि CGS सिस्टम में मास ग्राम्स में होता है तो यहाँ ग्राम आएगा। CGS सिस्टम में जो डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में होता है तो यहाँ सेंटीमीटर आएगा, पर सेकंड्स के टाइम तो हर सिस्टम में सेम ही होता है, सेकंड में ही मेजर होता है, तो सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। ये यूनिट आ गई फोर्स की SI सिस्टम में, ये आएगी CGS सिस्टम में। सो CGS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है उसको बोलते हैं डाइन, उसको नाम दिया डाइन। एक्चुअल में यूनिट ये है, आपको ये याद रखनी है, ये तो नाम दिया इसको डाइन। जैसे ये यूनिट होती है फोर्स की SI सिस्टम में, इसको नाम दिया न्यूटन। सो आपको SI सिस्टम में से फोर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, CGS सिस्टम में। SI सिस्टम में से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ओके। सो आपको कन्वर्ट करना है SI सिस्टम को कन्वर्ट करना है किसमें, CGS सिस्टम। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि SI सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कैसे मेज़र करते हैं। SI सिस्टम में जो मास हो जाएगा हमारा M1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 kg, और L1 kg में हम करते हैं ना किस SI सिस्टम में,
ठीक है। L1 दैट इज डिस्टेंस को करते हैं मीटर्स में, तो 1 मीटर, और टाइम को करते हैं सेकंड्स में, सो 1 सेकंड। और यहाँ पे जो SI सिस्टम की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज N1, वो कितनी फोर्स को कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन फोर्स को। सो N1 जो आपका है वो कितना है, 1 न्यूटन। वो कितना है, 1 न्यूटन, उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। यूनिट्स को रहने दो, उसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए N1 से सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं। सो N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। और CGS सिस्टम में जो M2 आपका हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू, CGS सिस्टम में ग्राम्स में होता है, सो 1 ग्राम, और लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। टाइम तो सेकंड में ही होता है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड। और N2 की वैल्यू क्या होगी, वही तो आपको फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, हमें कन्वर्ट किसको करना है, फोर्स को। तो फोर्स के डायमेंशन हमें चाहिए होंगे, वहीं से तो ABC की वैल्यू आएगी, जो फार्मूले में ABC की वैल्यू थी, जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा। ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो पावर्स हैं ABC, जिस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है ना, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपको कन्वर्ट करना है, उसके डायमेंशंस की पावर्स आएंगे, उसके डायमेंशंस की पावर्स आएंगी, ठीक है। सो हमें यहाँ फोर्स को कन्वर्ट करना है, और फोर्स के डायमेंशन हमें पता है M1 L1 T-2। सो यहाँ A की वैल्यू हो जाएगी 1, फोर्स के डायमेंशन हमने लिखे M1 L1 T-2, विच इम्प्लाइज दैट A की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, B की वैल्यू आ जाएगी जो L की पावर है 1, एंड C की आपकी वैल्यू हो जाएगी -2। अब फार्मूला लगा दो, क्या फार्मूला था, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 होल रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 होल रेज टू पावर B इंटू T1 अपॉन T2 होल रेज टू पावर C। अब वैल्यू पुट कर दो, आपको N1 की वैल्यू दी हुई है। सो N2 इज इक्वल टू, N1 की वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन को ही कन्वर्ट करना है। ये 1 यहाँ 10 भी दे सकता था, 8 भी दे सकता था, 7 भी, जो नंबर दिया है वो यहाँ पे आएगा N1 की जगह। सो N1 की वैल्यू तो 1 है। M1 क्या था, मास इन SI सिस्टम, लेकिन हमें SI सिस्टम में से कन्वर्ट करना है उसको किस में, CGS में। सो यहाँ भी मास आपको किस में लिखना पड़ेगा, ग्राम्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी kg को तो कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। सो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं। सिमिलरली मीटर को किस में कन्वर्ट करना है हमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि इस पूरी यूनिट को इसमें कन्वर्ट करना है ना। मतलब मास को आपको अब kg में नहीं लिखना है, ग्राम्स में लिखना है, क्योंकि CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। और CGS में मास किस में होता है, ग्राम्स में होता है, डिस्टेंस किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। हम SI से CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी मासेस होंगे वो ग्राम्स में लिखने हैं, जो भी लेंथ्स होंगी वो सेंटीमीटर में लिखनी है, जो भी टाइम होगा उसको सेकंड्स इन यूनिट्स में लिखना है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेम ही रहेगा। सो M1 की वैल्यू देखो 1 kg थी, लेकिन हमें kg में नहीं लिखना, ग्राम्स में लिखना है, क्योंकि CGS में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे, 1000, तो यहाँ पे आएगा आपका 1000 ग्राम डिवाइड M2 तो 1 ग्राम है, M2 में कन्वर्ट करना है, रेज़ टू पावर A की पावर 1, ठीक है। A कितना है, A की वैल्यू 1 है ना। सो L1 कितना है, 100 सेंटीमीटर अपॉन L2 कितना है, 1 सेंटीमीटर, रेज टू पावर B की वैल्यू आ गई 1, T1 ये आएगा 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, रेज टू पावर C आ गया -2। यूनिट्स ये कैंसिल हो जाएंगी, ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड कैंसिल, क्योंकि यूनिट्स हमें फाइंड नहीं करनी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है CGS सिस्टम में, सिर्फ वैल्यू N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, N2, ठीक है। जैसे होता है ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो ये यूनिट्स तो हमें पता है कि CGS में क्या होती है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। N1 गिवन है, N2 फाइंड करना है, ठीक है। देख लो यहाँ पे हमें N1 गिवन है, हमें N2 फाइंड करना है। यूनिट्स तो हमें पहले से पता होती हैं कि CGS में, हमें पहले से पता है CGS में यूनिट क्या होती हैं, SI में क्या होती हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको सिंप्लीफाई कर दो, सो N2 की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू ये 1000 अपॉन 1, और पावर 1 ही है तो 1000 ही आएगा, 100 अपॉन 1 100 ही आएगा, पावर 1 है, और यहाँ 1 अपॉन 1 1, और 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही होता है, ठीक है। 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ही होता है। सो ये तो 1 हो जाएगा, इसको छोड़ दो। सो 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 5। सो N2 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 न्यूटन जो फोर्स होती है, 1 न्यूटन फोर्स जो होती है वो कितने डाइन्स की इक्वल होती है, 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स। सो हमने कन्वर्ट कर दिया 1 न्यूटन फोर्स को डाइन्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका अब ये फार्मूला आपको याद भी रखना है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अगर आपको SI सिस्टम से फोर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, CGS में, ये फार्मूला यूज होगा। फॉर एग्जांपल आपको फोर्स डाइन्स में दी हो किसी न्यूमेरिकल में कि फोर्स है 10 डाइन्स, तो आप तो न्यूमेरिकल्स में तो हम हमेशा SI में लिखते हैं, तो आपको फिर डाइन्स को कन्वर्ट करना होगा किसमें, न्यूटन्स में। वो कैसे कन्वर्ट होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन्स। तो अब यहाँ से इधर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। सो 10 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन हो जाएगा, ये इतने न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक है। अगर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन्स है, 5 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन्स, ओके।
देखो अब न्यूमेरिकल्स के लिए आप कैसे कन्वर्जन करोगे, हमें दिया है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, ठीक है। आपको एसआई यूनिट में लिखना होता है हमेशा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो अगर न्यूटन में दिया है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन अगर फोर्स आपको किसी न्यूमेरिकल में डाइन्स में दिया है, सपोज आपको दिया है 10 डाइन्स, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है किससे, 10⁵ से। और अगर किसी क्वेश्चन में डाइन्स में से अगर आपको फोर्स कन्वर्ट करनी हो किस में, न्यूटन में, तब तो मल्टीप्लाई करना होगा 10⁵ से, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, कन्वर्ट 10 जूल ऑफ एनर्जी इनटू इर्ग्स, ठीक है। इर्ग क्या होता है, जूल क्या होता है, जूल तो आपको आपने नाम सुना होगा, बिकॉज जूल जो है एनर्जी की एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट का नाम आप सुनते हो, बट सीजीएस यूनिट्स का नाम कभी नहीं सुना होगा। ये भी एनर्जी की यूनिट है, बट इन सीजीएस सिस्टम। पहले हम एनर्जी की यूनिट फाइंड करते हैं, अभी फाइंड भी की थी काइनेटिक एनर्जी की थी ना। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv², यहाँ से यूनिट आ जाएगी kg m/s²। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसी को हमने क्या बोला, जूल। इसी को क्या बोलते हैं, जूल। अब सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, ये तो एसआई सिस्टम में हुई ना, ये किस में हुई, एसआई सिस्टम में। अब सीजीएस सिस्टम में भी यही यूनिट होगी, बस चेंज कर दो मास, लेकिन केजी में नहीं होगा, मास किस में होगा सीजीएस में, देखो ग्राम्स में। सो ग्राम, डिस्टेंस मीटर में नहीं होगा, डिस्टेंस सेंटीमीटर में होता है। सो ग्राम सेंटीमीटर², और टाइम वैसे ही होता है पर सेकेंड²। सो दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसी को फिर नाम दिया इर्ग, ERG, ठीक है। सो इर्ग क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। सो हमको 10 जूल ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करना है इर्ग्स में, और इर्ग होती है सीजीएस सिस्टम, मतलब इसमें भी आपको एसआई सिस्टम में वैल्यू दी है और उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो एसआई सिस्टम में पहले लिख लो फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास होता है केजी में, m1 हो जाएगा L1, ठीक है। m1 L1 T1 वो वाले वैल्यूज होंगी जो वैल्यू आपको गिवन होगी जिसको कन्वर्ट करना है, और m2 L2 T2 वो वैल्यूज हो जाएंगे जिसमें कन्वर्ट करना है, ओके। सो L1 हो गया आपका 1 मीटर, और T1 आपका हो जाएगा 1 सेकेंड, और N1 की वैल्यू आपको दी है, क्या वैल्यू दी है, 10 जूल। सो 10 है आपकी N1 की वैल्यू, आपको N2 फाइंड करना है। यहाँ पे जो M2 हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम्स में होता है, सो 1 ग्राम। L2 इज इक्वल टू सेंटीमीटर में होता है डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर, और टाइम T2 जो होता है यहाँ पे सेकेंड में होता है, और N2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मास हमें किस में लेना है, ग्राम्स में लेना है। सो 1 kg में कितने ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और ये तो हाई सेकंड में है, यहाँ पे भी सेकंड में होता है। अब हम क्या करेंगे, जिस क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसके डायमेंशन चाहिए होते हैं हमें। सो एनर्जी की यूनिट हमने ये फाइंड की थी, तो यहाँ से डायमेंशन फाइंड कर लो, kg मीन्स m1, ठीक है। एनर्जी के डायमेंशन लिख लेते हैं, वहाँ से ABC की वैल्यू हमें मिलेगी। सो एनर्जी के डायमेंशन m1, मीटर² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, L2 पर सेकेंड², दैट इज T-2, विच इंप्लाइज दैट। सो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो M की पावर है 1, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अब फार्मूला लगा दो, देयरफॉर N2 इज इक्वल टू क्या होता है, N1 इंटू M1 अपॉन M2 होल रेज टू पावर A इंटू L1 अपॉन L2 होल रेज टू पावर B इंटू T1 अपॉन T2 होल रेज टू पावर C। ये क्वांटिटी हमेशा 1 हो जाएगी, क्योंकि टाइम दोनों यूनिट्स में सेम होता है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। इधर भी एसआई सिस्टम में भी सेकंड में होता है, और सीजीएस सिस्टम में भी सेकंड में होता है, और एफपीएस सिस्टम में भी सेकंड में ही होता है टाइम, ठीक है। सो ये क्वांटिटी हमेशा 1 होगी। सो N2 विल बी इक्वल टू N1। N1 आपको कितना दिया है, 10 जूल। 10 जूल को कन्वर्ट करना है इस केस में, 1 जूल को नहीं करना। सो यहाँ आ जाएगा 10, M1 1000 ग्राम्स, ठीक है, और M2 1 ग्राम। जिसमें कन्वर्ट करना है वो वाली क्वांटिटीज़ यहाँ पे डालनी है। हमें सीजीएस में करना है तो मास में देखो ग्राम्स में डाल रहा हूँ दोनों जगह, ठीक है। हमें सीजीएस में करना है तो लेंथ सेंटीमीटर्स में डालनी है। सो L1 था 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यूनिट डिस्टेंस लेना सबका, यूनिट क्वांटिटी लेनी है। L2 विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर B, और B की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 इंटू T1 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू पावर C कितना है -2। ये तो 1 ही होगा, ठीक है। देखो यूनिट्स हो जाएंगी कैंसल, यू विल गेट N2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स 1000। अच्छा, यहाँ रेज टू पावर A था, A की वैल्यू कितनी है 1 ही है। सो 1000 अपॉन 1 1000 होगा, और रेज टू पावर 1 1000 ही आएगा। सो 10 इंटू 1000 इंटू 100 रेज टू पावर 2, 100 अपॉन 1 100 ही होगा, और रेज टू पावर 2 है, दैट इज 100 2 बार आएगा, 100 इंटू 100, और ये तो 1 ही हो जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन 1 इज 1, और 1 की पावर अब जो मर्जी हो 1 ही होगा। सो आपके पास क्या आ गया आंसर। सो N2 इज इक्वल टू कितने जीरो से, 10⁻², 10⁻², 10⁻³ कितना हो गया, 10⁻7 और 10⁻1, 10⁻8, 10⁻8 आपका आंसर आ गया। N2 की वैल्यू आ गई। देयरफॉर लास्ट में आप लिखोगे कंक्लूजन, देयरफॉर 10 जूल विल बी इक्वल टू 10⁻8 इर्ग्स। सो
एनर्जी जो होती है 10 जूल वो CGS सिस्टम में कितनी हो जाती है 10⁸ इर्ग्स। सिमिलरली अगर आपको 1 जूल की वैल्यू निकालने के लिए बोला होता तो आपका आंसर आता 10⁻7, क्योंकि ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा 10, एक 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10⁻7 इर्ग। सो ये आपको ये जो लास्ट में रिजल्ट है ये याद भी रखना है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 इर्ग्स, ठीक है। कन्वर्जन में काम आएगा, अगर जूल्स को एर्ग्स में कन्वर्ट करना है तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको एनर्जी एर्ग में दी है और उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻7 से डिवाइड कर दो, जैसे पहले बताया, ठीक है। जूल आपके पास रिलेशन क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 इर्ग्स। सो अगर आपको कन्वर्ट करना है जूल से एर्ग में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं, इतना याद रख लो, कन्वर्जन का ये मेथड याद रख लो, ठीक है। सो अगर आपको जूल को एर्ग में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो 10⁻7 से, इस फैक्टर से, और अगर एर्ग से कन्वर्ट करना है एनर्जी को जूल्स में तो आप डिवाइड कर दो 10⁻7 से। एग्जाम्पल नंबर 3, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन SI सिस्टम इज 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम। तो सीधे सीधे कह रहा है कि आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू SI सिस्टम में दी है, इसको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। सो अगेन हमारे पास क्वेश्चन है SI सिस्टम में से आपको कन्वर्ट करना है किसमें, CGS सिस्टम में, किसी फिजिकल क्वांटिटी को। सो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 kg, क्योंकि मास kg में होता है SI सिस्टम में, यूनिट लेना है सभी, ठीक है। सो L1 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर SI सिस्टम में मीटर्स में, एंड T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और जो N1 की वैल्यू जो क्वांटिटी आपको कन्वर्ट करनी है वो कितनी है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻11। ओके, CGS सिस्टम में M2 मास किस में होता है ग्राम्स में, सो 1 ग्राम, लेंथ किस में होती है सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर, एंड टाइम किस में होता है सेकंड्स में ही होता है, और N2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब जिस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसके डायमेंशन फाइंड करने होंगे, हमें कन्वर्ट करना है कैपिटल G को। सो कैपिटल G के डायमेंशन कहाँ से फाइंड करेंगे, देखो इसकी यूनिट्स पहले से दे रखी है, आप चाहे तो यूनिट डिराइव भी कर सकते हो, आपने पढ़ा ना ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर आपके पास दो मासेस हैं M1 एंड M2 और उनके बीच में डिस्टेंस R, तो इनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होती है G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशनल लॉ, 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो 11th में पढ़ेंगे हम इसको। सो यहाँ से G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो F इंटू R स्क्वायर, और M1 M2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई M1 M2। यहाँ से यूनिट देखो आप G की मैं यूनिट निकालने जा रहा हूँ, फोर्स की यूनिट न्यूटन, R क्या है डिस्टेंस ही है, तो R का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, और पर केजी इंटू केजी मतलब केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। देखो ये यूनिट दी थी ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब केजी स्क्वायर ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी -2, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन SI सिस्टम। अब CGS सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर मैं बोलूँ तो न्यूटन की जगह आएगा डाइन, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, मीटर की जगह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और मास की जगह आ जाएगा ग्राम पर ग्राम स्क्वायर। सो ये इसकी CGS में यूनिट हो जाएगी। बट हमें इसके सिर्फ डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या है न्यूटन मीन्स फोर्स, तो फोर्स के डायमेंशन बोलो, फोर्स के डायमेंशन, ठीक है, G के डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। फोर्स के डायमेंशन M1 L1 T-2, ठीक है, इंटू मीटर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इंटू आएगा L2, और डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर, सो डिवाइडेड बाय आएगा M2। सो ये आपका हो गया M1 L1, और L की पावर यहाँ पे 2 है, तो बेस सेम है, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी 1 + 2, तो L3 हो जाएगा T-2, और M2 जब ऊपर आएगा तो M⁻⁻2 हो जाएगा। सो डायमेंशन देखो -2 + 1, देखो ना इनका बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे ना, सो 1 - 2 -1 बचेगा, सो M-1 L3 T-2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो A की वैल्यू आपके पास हो जाएगी विच इंप्लाइज दैट A विल बी इक्वल टू जो भी M की पावर होगी -1, B विल बी इक्वल टू L की पावर 3, एंड C विल बी इक्वल टू जो भी T की पावर होगी -2। सो ABC की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। देयरफॉर N2 इज इक्वल टू N1, क्या फॉर्मूला था, N1 इंटू M1 अपॉन M2 होल रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 होल रेज टू पावर B, एंड T1 अपॉन T2 होल रेज टू पावर C। ये फैक्टर तो 1 होगा, आपको पता है, विच इंप्लाइज दैट N2 इज इक्वल टू N1। N1 कितना है, आपको क्या नंबर दिया है जिसको कन्वर्ट करना है, 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11। M1 ये केजी में है तो इसको ग्राम्स में लिखना होगा, सो 1000 ग्राम, और ये मीटर्स को सेंटीमीटर में लिखना होगा 100 सेंटीमीटर। सो M1 कितना है, 1 kg था, बट हमें ग्राम्स में लिखना है क्योंकि हमें SI से CGS में कन्वर्ट करना है, तो सारे मासेस ग्राम्स में होने चाहिए, सारे डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में होने चाहिए। सो 1000 ग्राम
अपॉन 1 ग्राम होल रेज टू पावर ए की वैल्यू कितनी आई थी -1, कितनी आई थी -1 इंटू L1 अपॉन L2 कितना है 100 सेंटीमीटर अपॉन L2 कितना है 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर बी कितना है 3 इंटू इस फैक्टर से 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू पावर सी, और सी कितना है -2, इसकी पावर हो जाएगी -2, विच इम्प्लाइज दैट, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, N2 इज इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -11, 1000 रेज टू पावर -1 है, 1000 को लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 3, और -1 जब आएगा तो 10 रेज टू पावर -3 हो जाएगा, तो इंटू 10 रेज टू पावर -3, ये ग्राम ग्राम कैंसिल, ठीक है, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। अब 100 को लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 2, और इंटू 3 भी है तो 10 रेज टू पावर 6 हो जाएगा, इंटू 10 रेज टू पावर 6, और ये तो 1 हो जाएगा, पहले भी बताया, ठीक है, बिकॉज 1 अपॉन 1 इज 1, और 1 की पावर अब जो मर्जी हो 1 ही होगा। सो क्या आंसर आ गया आपके पास, सो N2 इज इक्वल टू, ये 10 जितने भी हैं इनकी बेस सेम है और सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, तो पावर रफ में ऐड कर दो, -11 -3 प्लस 6, -11 -3 हो जाएगा -14 प्लस 6, -14 प्लस 6 इज -8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -8, तो N2 की वैल्यू आ गई। देयरफॉर अब आप कंक्लूजन लिखोगे 6.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -11, ये नंबर जो आपको गिवन था SI सिस्टम में, इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, विल बी इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -8, CGS में ये इतना हो जाएगा। अब यूनिट यहाँ CGS की लिखो, न्यूटन फोर्स की यूनिट CGS में डाइन होती है, डाइन यहाँ मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर आएगा पर ग्राम स्क्वायर, तो ये आ गया CGS यूनिट। तो ग्रेविटेशनल वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू SI सिस्टम में इतनी होती है, और SI सिस्टम में यूनिट ये होती है, और CGS सिस्टम में इसी की वैल्यू ये होती है और यूनिट ये हो जाएगी। सो हमने कन्वर्ट कर दिया SI सिस्टम से CGS सिस्टम। दिस इज योर थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं डायमेंशन एनालिसिस के हमने यूजेस पढ़ लिए, अब इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। सो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक लिमिटेशन तो हमने पढ़ ली कि जो भी डायमेंशन एनालिसिस से हम जो भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसमें जो भी कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू ये नहीं बता सकता, कांस्टेंट की वैल्यू ये नहीं बता सकता। सेकंड लिमिटेशन जो हमने इसका फर्स्ट यूज़ पढ़ा था कि हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो अगर कोई फिजिकल इक्वेशन डायमेंशन एनालिसिस से चेक भी कर दी आपने और वो करेक्ट भी आई, इसका मतलब ये नहीं कि 100% वो करेक्ट होगी, क्योंकि कांस्टेंट्स के बारे में वो कुछ नहीं बता सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ स्पीड इज इक्वल टू, एक फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन देखो और राइट हैंड साइड के डायमेंशन देखो, सेम आएंगे, सो ये फार्मूला करेक्ट है। लेकिन अगर इसी फार्मूले को मैं ऐसे लिखता हूँ F इज इक्वल टू 20 टाइम्स m इंटू ए, अब ये फार्मूला तो करेक्ट नहीं है, ये 20 कहाँ से आया, लेकिन अभी भी ये डायमेंशन आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के सेम ही रहेंगे, बिकॉज 20 से कोई डायमेंशन चेंज नहीं होने वाले, 20 इज कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो डायमेंशन तो अभी भी सेम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, फिर ये इक्वेशन करेक्ट क्यों नहीं है। सो ये जो हम चेक करते हैं डायमेंशन से कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज़ है कि ये सिर्फ सिंपल इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसी इक्वेशंस जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएं जिनमें, ठीक है, या लॉगरिथमिक फंक्शंस आ जाएं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तो उन इक्वेशंस को उन फार्मूलेज को हम डिराइव नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। कहने का मतलब ये हुआ डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके हम वही फार्मूले डिराइव कर सकते हैं जिनमें डायमेंशंस MLT आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि साइन थीटा, किसी फार्मूले में साइन थीटा भी आ रहा है साथ में, ठीक है, कुछ और भी आ रहा है और साइन थीटा भी आ रहा है। सपोज हमने कोई फार्मूला डिराइव किया किसी x क्वांटिटी का, वो आ रहा है वाई स्केयर साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा नहीं आ पाएगा हमारे पास, बिकॉज साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं MLT में, ठीक है। साइन थीटा इज जस्ट अ रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, है ना, सो एक नंबर होता है ये, सो अगेन ये कांस्टेंट है, तो इस फार्मूले को वो डिराइव नहीं कर पाएगा, सिर्फ उन्हीं फार्मूले को डिराइव कर पाएगा जिनमें MLT, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज आए जिनके डायमेंशंस MLT में होते हैं। जो डायमेंशन लेस फंक्शंस होंगे उनको ये डिराइव नहीं कर सकता, जैसे साइन थीटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर कोई हो गया e⁻x टाइप, ठीक है, उनको ये डिराइव नहीं कर सकता। दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस।